स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नामीबिया से 8 चीते भारत आ रहे हैं। विमान में सवार होने के बाद उनकी पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इस मेहमान की मेहमान नवाजी की हर तैयारी कर ली गई है। क्लाइमेट अलग होने के कारण उनकी हर छोटी बड़ी आदतों को स्टडी किया गया है। कूनो नेशनल पार्क को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि चीतों को एडजस्ट करने में कोई समस्या ना हो। चीतों को तो शायद कोई परेशानी ना हो, लेकिन सियासत को परेशानी होने लगी है। कांग्रेस ने चीतों पर क्रेडिट रेस शुरू कर दी है। जयराम रमेश ने एक पुराना आर्टिकल ट्वीट किया जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट यूपीए सरकार का प्रोजेक्ट है, इसलिए श्रेय कांग्रेस को मिलना चाहिए। केंद्र की बीजेपी सरकार और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार इसे अपना प्रोजेक्ट बताकर पेश कर रही है। इस पर खास तौर पर प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया है और उनके जन्मदिन पर इसे गिफ्ट की तरह प्रचारित किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में आज हम इसी पर डिबेट करेंगे कि आखिर ये चीते किस पार्टी के हैं। पर्यावरण से जुड़े इस मुद्दे पर क्रेडिट की जंग क्यों चल रही है। डिबेट शुरू करें, इसके लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए। अतुल लोंढे हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस। अतुल जी बहुत बहुत स्वागत है और शाहजाद आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, सवाल यह है कि आखिर एक ऐसे मुद्दे पर जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है उसको सियासत में घसीटने का क्या मतलब, जबकि चीते देश के लिए लाए जा रहे हैं। ऐसा विवेक जी कि जयराम रमेश जी ने उनके ट्वीट में कहीं भी नहीं कहा कि ये हमारी वजह से आ रहे हैं। उन्होंने एक क्रोनोलॉजी बताई कैसे कैसे आए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि बचपन में जिस मगरमच्छ के साथ मोदी जी खेलते थे उसके बाजू में चीता रहता था और उसके साथ भी मोदी जी खेलते थे। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा कि किस तरह से प्रयास किए गए, किस तरह से रंजीत सिंह, दिव्य भानु सिंह, वाईबी झाला, इन लोगों ने किस तरह से प्रयास किए। उसके बाद में एक एडॉप्टेबिलिटी जो है, क्लाइमेटिक एडॉप्टेबिलिटी है या फिर लोकल हैबिटेट की एडॉप्टेबिलिटी है, उसकी चर्चा हुई, उसके बारे में रिसर्च हुआ और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन देने के बाद वो आज आए हैं तो उन्होंने स्टोरी बताई है। अब जो चीते हैं हमारे यहाँ थे पहले, एक्सटिंक्ट कैसे हुए, 1947 में लास्ट चीता कैसे मारा गया बड़ौदा में, राजा का नाम था रामानुज प्रताप सिंह देव जो है, उन्होंने आखिरी शिकार की थी और शिकार की वजह से जो है वो यहां से एक्सटेंट हुआ था 1952 में। उसके बारे में जो एक्सटेंट करके उन्हें डिक्लेयर किया गया। तो एक स्टोरी बताई, उन्होंने कहीं नहीं कहा। उन्होंने ऐसा नहीं चेनानी नाचनी में जाके अकेले ने जाकर वहां पर दिखाया ऐसा कि हमने किया है, ऐसा नहीं किया। लोहित नदी का जो ब्रिज है हमने किया, ऐसा नहीं दिखाया, जबकि वो 2007 से बन रहा था। इन्हें उद्घाटन करने का मौका मिला। तो ऐसा कहीं पर भी जयराम रमेश जी ने किया नहीं है। जयराम रमेश जी ने सिर्फ स्टोरी बताई है कि ये हमने पूरा जो रिसर्च हुआ है, उसके बाद 2014 के बाद भी उसके ऊपर काम हुआ और आज चीता जो आया है तो उससे ग्रासलैंड्स बढ़ेगी। कुछ आने की वजह से कुछ नुकसान भी होता है। एक डोडो की स्टोरी है मॉरिशस की। डोडो बर्ड कैसे एक्सटिंक्ट हुआ। रैट्स और कुछ नए एनिमल्स जब इंट्रोड्यूस हुए तो उन्हें काउंटर डोडो नहीं कर पाया, उनका हार्वेस्टिंग हुआ, उनको ह्यूमन इंटरवेंशन भी रहा उसमें। लेकिन मेजर था कि एक्सोटिक ब्रीड जब आती है तो उसको रिएक्ट तो मतलब आप ये कहना, ठीक है वो थ्योरी बाद में देख लेंगे, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट यूपीए के टाइम पे शुरू हुआ तो क्रेडिट यूपीए को मिलना चाहिए। शाहजाद, यूपीए के टाइम नहीं कही विवेक जी कहीं पर भी जी आप ही लगा रहे। मुझे बताइए, ट्वीट पूरा पढ़ लीजिए एक बार जनता के लिए और बताइए वहां क्रेडिट के बाद कहां हुई है जी। दो नहीं, बताइए उसमें क्या लिखा है। फिर ये जताने की जरूरत क्यों पड़ी। जताने की जरूरत नहीं है। ये है, ऐसा है कि ये गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूटी। गवर्नमेंट में कब क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसके बारे में क्या रिसर्च हुआ, क्या स्टडी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में उसको परमिशन दी है। नहीं वो बात ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि उनको जयराम रमेश को आर्टिकल क्यों ट्वीट करना पड़ा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। जब आप कह रहे हैं कि ये तो कंटिन्यूटी में चलता रहता है, ये कोई क्रेडिट रेस वाली बात भी नहीं है। उन्होंने यही जो उन्होंने ट्वीट किया, जो आर्टिकल उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा था, वो ट्वीट करते समय उन्होंने बताया कि 2009 में ये स्टोरी कैसे शुरू हुई। जब वो मंत्री थे, खुद पर्यावरण मंत्री, उन्होंने ईरान से मांगे थे तो ईरान में खुद में कम संख्या कम होने की वजह से नामीबिया, साउथ अफ्रीका ये खोजने की कोशिश की गई। आज नामीबिया भेज रहा है। हमें 33 से 45 चीते लगने वाले हैं और हर साल अभी 3 लाने पड़ेंगे। उन्होंने स्टोरी बताई है। वो पर्यावरण मंत्री थे। क्या एक मंत्री के हैसियत से उन्होंने जो प्रयास किए वो बताना क्रेडिट लेने वाली बात होगी तो लिया है, फिर क्या बोल सकते हैं अभी इस बात को। ठीक है, अगर सियासी बात ही करनी है तो सियासत ही सही। शाहजाद पूनावाला वो कह रहे हैं कि यूपीए के टाइम पे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इस पर हम लगातार काम करते रहे। ये कंटिन्यूटी का मामला है और जो प्रोजेक्ट तब शुरू हुआ था वो अब प्रोसेस वो पूरा हो रहा है।
देखिए, राष्ट्रनीति पर राजनीति करना तो कुछ लोगों की ऐसी आदत बन चुकी है कि अब वो चीता नहीं, वो बन जा रहे हैं विलुप्त होने वाली प्रजाति। तो मैं तो समझता हूं कि देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि परिवार को पर्यावरण के ऊपर आज भी रखने की कोशिश की जा रही है। ये तो अच्छा है चीता आज आ रहे हैं, अगर चीता कुछ साल पहले आ जाते तो राजीव गांधी चीता योजना के नाम से बुलाया जाता उनको, कि राजीव गांधी चीता योजना आई और उसके तहत, ये योजना के तहत चीता लाए गए। पर मैं एक चीज़ उनसे पूछना चाहता हूँ, देखिए इन्होंने बहुत सारी बातें गिनाई, मैं तो मान रहा हूं सारी चीजें इन्होंने ही शुरू की थी। और क्यों शुरू की थी? केवल अपना नाम लगाने के लिए। 400 स्कीमों पे परिवार का नाम, चाहे शौचालय हो चाहे एयरपोर्ट हो, सब जगह नाम और क्रेडिट लेने की होड़ तो लगा दी। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ऑपरेशन टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ, परंतु 2014 के बाद प्रोजेक्ट टाइगर के तहत दुगनी मतलब 100% उनकी आबादी बढ़ी। प्रोजेक्ट लायन 1972 में शुरू हुआ, बिल्कुल इनके समय पर शुरू हुआ, परंतु 523 लायन छोड़कर गए थे 2014 में, आज उसमें 30% बढ़ोतरी हुई है। प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लेपर्ड, अब इनको चीता और तेंदुए के बीच में फर्क भी शायद नहीं पता होगा, परंतु प्रोजेक्ट लेपर्ड भी शुरू किया था। प्रोजेक्ट लेपर्ड में पर 2014 के बाद आज 60% उसकी आबादी में बढ़ोतरी हुई है, 12,000 से ज्यादा आज यहां पर लेपर्ड है। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये सारी चीजें यही शुरू करते थे, परंतु काम कुछ नहीं करते थे। आज देखिए, मैं तो इनसे कहता हूं कि और भी चीजों की क्रेडिट को लीजिए। जीएसटी किसने सजेस्ट किया था? इन्होंने ही सजेस्ट किया था। लाया किसने? हमने लाया। रफाल सजेस्ट किसने किया था? इन्होंने किया था। लाया किसने? हमने लाने का काम किया। ओआरओपी 40 साल से मांग थी, 500 करोड़ रुपए देकर चले गए, उसको लागू किया किसने? हमने किया। नेशनल वॉर मेमोरियल 50 वर्ष से मांग थी हमारे सैनिकों की, लाया? नहीं लाया। बुलेट प्रूफ जैकेट बातें करते रहे 10 साल, चर्चा की, लाया किसने? हमने लाया। तो हम तो कह रहे हैं कि ये सारे आइडिया तो ये देते थे, परंतु इंप्लीमेंट कभी करवाते नहीं थे। और आज ये चीतों के बारे में भी सुन लीजिए। आज जो प्रोजेक्ट, जो पीएम लाइफ है, मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत आज केवल एशियाटिक लायन, एशियाटिक एलिफेंट, क्रोकोडाइल, टाइगर, सारी चीजों के लिए एक समग्र एनवायरमेंटल पॉलिसी बनाकर जिस प्रकार से आज सभी की आबादी बन रही है, इकोसिस्टम को सुधारा जा रहा है, टिकाऊ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के विकास के साथ साथ टिकाऊ सस्टेनेबल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट की ओर जो हम चल रहे हैं, उसके बहुत सारे हैं। आप देखिए, एक उदाहरण दे जल्दी से। सोलार की बात इन्होंने बहुत की, परंतु आज जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, अगर आप देखें सोलार की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 20 गुना बढ़ी है 7 वर्ष में। तो ये क्यों नहीं कर पाए? अगर ये सारे करने ही था तो करते। आज भारत के लिए केवल एक एनवायरनमेंट एक इशू नहीं है, भारत लीडर है एनवायरनमेंट में। COP21 में अगर बात होती है ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी की, तो भारत का ही नाम प्रोजेक्ट लेकर आते थे, लेकिन विल पावर नहीं था। अतुल जी, ऐसा है कि जब हमने जीएसटी लाया था, जीएसटी का कॉन्सेप्ट जब लाया था 2007-8 में, तब एक महानुभाव थे, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज जो प्रधानमंत्री, वो कहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन जीएसटी लाने नहीं देंगे। हमारा जीएसटी था सिंगल टैक्स, सिंगल स्लैब जीएसटी था, जो आर्यना ठीक है अभी न्यूट्रल रेट पे था। अतुल जी, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, आपने पूरा, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको, लेकिन हर बात का जवाब दे रहा हूं। शहजाद के मुद्दे के करीब रहिएगा, मेरा रिक्वेस्ट आपसे मुद्दे के करीब रहिएगा जी। हाँ, ऐसा है कि शहजाद अगर मुद्दे के करीब नहीं रहेगा तो चलेगा, और हम उनके ही सवाल खड़े किए हुए जवाब देंगे, उन्होंने चलेगा, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने ये कहा, नहीं होगा अतुल जी, नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप प्रोजेक्ट लाते थे लेकिन आपके अंदर विल पावर नहीं था उसको इंप्लीमेंट करने का। नहीं, ऐसा है कि कंसेंसस से लाया हुआ हमने लैंड एक्विजिशन बिल, जो किसानों को और गरीब शहरी लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने वाला था, तो इन्होंने सारे बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए 4 बार ऑर्डिनेंस लाया। बिहार में चुनाव हार गए उस मुद्दे पर, इसलिए उन्हें वो भी बिल वापस लेना पड़ा था। तो यू टर्न इनके मैं गिना दूं ना तो याद नहीं, यहाँ खड़े नहीं रह पाएंगे ये। और दूसरी बात, नई मोहब्बत है तो ज्यादा दिखाएंगे ना वो, क्योंकि उनके पुराने बातें भी हमारे पास है। अब दूसरी बात, इन्होंने ऐसी बातें की कि हम ला नहीं सके। हमारा जीएसटी सिंपल था, इनका जीएसटी 5 स्लैब वाला था, बर्बाद हो गए लोग। और हर लोगों को अभी तो बोल रहे थे दूध, पनीर, किसी पर टैक्स नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। हीरे पर 1.5% टैक्स है, लेकिन दूध पर 5% टैक्स है। छोटे बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया, और जहां हम पूजा अर्चा करते हैं वहां का भी दूध छीन लिया। तो ये इनकी पॉलिसी है। ये बता रहे हमें टाइगर और लायन की। टाइगर जो है वो हमारे विदर्भ में, टाइगर कैपिटल जो नागपुर है, यहाँ का सबसे ज्यादा टाइगर हमारे यहाँ है। और वो हमारे जमाने में टाइगर की संख्या जो है बढ़ी है, जो सबसे ज्यादा आप बता दो ताड़ोबा में कितनी बड़ी? एक मिनट, आंकड़ा बता दो ना शहजाद भाई, आप अतुल जी आंकड़ा बता दो ना। शहजाद जी, बता के मेरा मुंह बंद करो। आप जब बात कर रहे थे मैं बोल नहीं रहा था। नहीं, मैं आपसे बोल नहीं रहा हूं। मैं बोल नहीं रहा। ठीक है, बोले उनको पूरा कर लेंगे। हाँ ठीक है, पूरा योजना लाना, वो विजन होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इन्होंने नोटबंदी लाया, देश बर्बाद हो गया। छोटे मंझोले उद्योग खराब हो गए। इन्होंने जीएसटी लाया, छोटे मंझोले उद्योग जो है वो खराब हो गए। अब ये टाइगर का मुझे कह रहे तेंदुआ और चीते में हमें फर्क नहीं समझता। अरे हमें मत सिखाओ ना यार, तेंदुआ और चीता हमें मत सिखाओ। हम नागपुर में रहते हैं, हम महाराष्ट्र में रहते, विदर्भ में रहते हैं, और यहाँ पर ये टाइगर कैपिटल है, यहाँ तेंदुआ। आपने ब्लैक तेंदुआ देखा नहीं होगा। आप आइए शहजाद जी, मेहमान बनकर मेरे पास, मैं आपको ब्लैक तेंदुआ दिखा दूंगा चंद्रपुर के ताड़ोबा में, पीएलटीआर में, तो आपको वहां पर दिखा दूंगा। ये भी आपको मालूम। सुनिए मेरी बात। तो सारी योजनाओं को लाना और उसके नाम बदलाना, नाम गिनाना, ये जो काम है वो नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। अब नरेंद्र मोदी साहब ने 80 रुपए जो डॉलर था बराबर करने वाले थे, वो 80 रुपए दे दिया है। चलो लो क्रेडिट लो। जो 410 रुपए का सिलेंडर महंगा था, चलो क्रेडिट लो, 1120 है आज नागपुर में। हर चीज का अभी देखो, जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी कहां धस गया है सबको मालूम है। चलो बात करो हर बात का। इन्होंने जब भी एक चैनल पे मुझसे कहा था कि चाइना का ट्रेड डेफिसिट हमने बढ़ा दिया है, $29 बिलियन 3 साल में इनके इसमें बढ़ा है, और $72.9 बिलियन ट्रेड डेफिसिट चाइना का और भारत का हो चुका है। और जो हम कंजम्पशन करते हैं वो भी झूठ बोला था, इनके साथी थे दूसरे जो भी झूठ बोला था उन्होंने। हम लोग तो सारे केमिकल्स में, डाइज में, फार्मास्यूटिकल्स में सारा कंजम्पशन जो है कंजम्पशन बढ़ा रहे। 2-4 ऐप कैंसिल करके लोगों को दिखाएंगे हमने राष्ट्रवाद रखा है। तो ये भी जो है झूठ, वो झूठ मैं आज आपके सामने इनका ओपन कर रहा हूं। तो बात जो है, बात पर्यावरण की है, और पर्यावरण में हमने जंगल बढ़ाए हैं। देखिए राजस्थान का डेजर्ट जो है वो गुजरात की तरफ बढ़ते जा रहा था, उसके ऊपर भी डेजर्टिफिकेशन की जो है वो भी योजनाएं जो है वो भी लाए हैं। तो सारी योजनाएं लाए हैं और उसको अच्छे से कार्यान्वित भी किए हैं। इन्होंने जो भी लाया, नोटबंदी, जीएसटी, सबने देखा है क्या कार्यान्वित करने के बाद क्या हुआ है। ठीक है शाहजाद, उनके कह रहे हो उनके मॉडल और आपके मॉडल में बहुत फर्क है। आप जो चीजें लेकर आए उसका नेगेटिव इंपैक्ट देश के लोगों पर हुआ। देखिए ऐसा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पहले बात करते हैं, मैंने क्यों बोला चीता और तेंदुए में फ़र्क नहीं पता, क्योंकि इनके तो लीडर जो है, जिनको ये लीडर मानते हैं, वो तो आटा किलो में है या लीटर में है उनको पता नहीं है अभी तक। वो तो आटा लीटर में खरीदने जा रहे हैं। तो इसीलिए चीता और तेंदुए में क्या अंतर है? अब अतुल जी क्यों बीच में बोल रहे हैं? अतुल जी आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? अतुल जी आप क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई? ठीक है, एक एक करके। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? ठीक है अतुल जी, थोड़ा सुन लीजिए। आप ही दो लोग मेहमान हैं, आप लोग दोनों को एक दूसरे को जवाब देना है। अतुल जी ने एक अपने आप को ही एक्सपोज कर दिया। अतुल जी ने कहा कि आज सिलेंडर 1120 रुपए का मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है, कॉस्ट टू टैक्स पेयर 1120 है, और उस समय पर जब कॉस्ट टू टैक्स पेयर था 1 जनवरी 2014 को, कॉस्ट टू टैक्स पेयर देखिए 1240 रुपए है। 1240 रुपए से आज 1120 है, मतलब कॉस्ट टू टैक्स पेयर, क्योंकि जो सब्सिडी है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है। नहीं मैं वही कह रहा हूं, तो डाइवर्ट नहीं करेंगे, इसी मुद्दे पर आते हैं। अब देखिए उन्होंने बात की चाइना की भी। अरे भाई साहब, आप चाइना के साथ जो एमओयू है वो दिखा दीजिए, क्योंकि उसी में पता चलेगा कि आरजीएफ में 100 करोड़ का चंदा क्यों गया वहां पर। उसी में पता चलेगा कि क्यों, किस प्रकार से $1 बिलियन ट्रेड डेफिसिट 33 गुना बढ़ाया गया आपके दौरान। कैसे अक्साई चीन दे दिया, कैसे डूम चेली दे दिया, तियापंगनक दे दिया, किस प्रकार से आपने जोरावर फोर्ट दे दिया, किस प्रकार से 600 बार इंकर्जन, ये सारी चीजें पता चल जाएगी। पर आज विषय ये नहीं है, विषय ये है कि चलिए मैं एक बात मानता हूं आपके, आपने ऑपरेशन चीता, अरे सुन लीजिए ना अतुल जी, क्यों इतना बेताब है आप तो पुराने खिलाड़ी है। चलिए मैं तो नई मोहब्बत में हूं, आप तो पुरानी मोहब्बत में ही अदा कर रहे हैं अभी तक वफादारी। सुन लीजिए, हाँ अब सुन लीजिए, आपकी पुरानी मोहब्बत हमने देखी है। उद्धव सेना को पहले बोलते थे कि दंगाई है, उनके साथ गले मिल लिए। अच्छा सुन लीजिए, ये चीता जो विलुप्त हुआ 1952 में हुआ, 52 से लेकर 22 तक 70 वर्ष में 14 साल हटा दीजिए तो आपकी ही सरकार रही है 56 साल 55 साल, या आपकी आपके समर्थित सरकार। बताइए ना, इतने वर्ष क्यों लगे? 4 चीता लाने में इतने वर्ष क्यों लगे आपको? आप ले आते 72 में ले आते, 73 में ले आते, 75 में ले आते, 84 में ले आते, 85 में ले आते और कर लेते रिपॉपुलेट। करना कुछ नहीं है, पर कोई और करे और उसे लागू करे तो उसका फिर विरोध जरूर करना है। आज भी देखिए कैसे भारत का विरोध करने के लिए मोदी विरोध करते करते भारत का विरोध करेंगे। यहां पर क्यों खड़े हो गए, वहां पर क्यों नहीं खड़े हुए? आज बीच में भी खड़े थे पर उसका भी विरोध किया आज एससीओ में। तो ये हर विषय को मोदी विरोध में, भारत विरोध पर उतर आते हैं। अतुल जी, आपकी सरकार लंबे समय तक रही, चाहते तो आप भी ले आते, लेकिन आप नहीं ला पाए क्योंकि आप में विल पावर नहीं थी आपकी सरकार में। यह आरोप है सीधा सीधा। नहीं, ऐसा है, इनका कहना ऐसा है कि बच्चा जन्म लेते बराबर ही उसको ग्रेजुएट की डिग्री मिल जानी चाहिए, इस तरह से आरोप करते हैं। और 70 साल के पैरामीटर में सबसे पीछे यही है। 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो इन्होंने 8 साल में दी है। इनके जो नेता है वो दूध को ग्राम में कहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के कुछ तो ऐसे वीडियो मेरे पास है जो मैं अगर यहाँ मैं सुना भी नहीं सकता हूँ। गालियां है, उसमें गालियां दी है। लवण को क्या कहा है सबको मालूम है, जान को क्या कहा है सबको मालूम है, और दूध ग्राम में गिनते हैं। अभी रिसेंटली जो है वो अमित शाह जी ने बताया है। तो ये जो चीजें है सारी सबके सामने है। इन्होंने चाइना के बारे में ये बार बार बोलते हैं। नितिन गडकरी जी हमारे नागपुर के इनके अध्यक्ष थे। 2009 में वो 1 महीना
कम्यून में जाकर किस तरह से डिक्टेटरशिप और कम्युनिस्ट पार्टी काम करती है उसका ट्रेनिंग लेकर आए हैं और ये हमें सिखाते हैं। वहां ट्रेनिंग लेकर आए हैं, ये हमें सिखाते हैं। और दो पार्टियों की अगर बातचीत है तो हम तो पहले से इंटरनेशनली नोन है, पहले से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है हमारी पार्टी और हमारे नेता। तो अगर दो पार्टियों के बीच में अगर बात होती है तो उसे देश विरोधी कहते हैं, और ये ट्रेड डिफिसिट करे तो देश विरोधी नहीं होता है, ये झूला झूले तो देश विरोधी नहीं होता है, ये 1000 किलोमीटर की जगह दे दे और ये जहां गोगरा में हॉट स्प्रिंग्स में ये पीछे हट जाए तो ये देशद्रोही नहीं है। ये सारा देशद्रोह ये कर रहे हैं जब देश पावरफुल है। जब देश बन रहा था तब भी हम लड़े थे, लड़कर दिया था, इन्होंने तो बिना लड़े दे दिया है। वाई पॉइंट पे क्या परिस्थिति है, आर्टिलरी रेंज में हमारा दौलत बेग गोल्डी। तो ये सब बातें और है। बातें एक आप समझ लीजिए, इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो इन्होंने बातें की थी, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आज क्या परिस्थिति है? आज 50% तक ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वो बेरोजगारी है। ये झूठ इतना बोलते हैं, ये गैस की कीमत बताते रेशो के साथ में, लेकिन ये नहीं बताते कि हम सब्सिडी देते थे इसलिए 410 में मिलता था। वो सब्सिडी आती कहां से थी? इन्होंने सब्सिडी, वो सब्सिडी आती कहां से थी? सोनिया गांधी के प्राइवेट अकाउंट से थोड़ी आ रही थी। वो सब्सिडी का पैसा भी हम ही दे रहे थे। एक करके शाहजाद एक एक मामा के घर से लाते हैं ना। नहीं, मामा के घर से नहीं लाते, देश का पैसा है। आप मामा के घर का समझ रहे हो। देखिए मैं, आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोला नहीं, अभी एक्सपोज हो रहे हो तो सुन लीजिए। हमने लोगों के पीछे खड़े रहे, हम फर्टिलाइजर की कीमत नहीं बढ़ने दिए, हमने पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ने दिए। आपने लोगों के जेब से 27 से 28 लाख करोड़ निकाल लिए ना, लेकिन आपने पेट्रोल बॉन्ड के पैसे दिए ना, और हर बात आप गिनाते हो लोगों को। आपने 5 किलो चावल 80 करोड़ लोगों को दिए, इतनी गरीबी देश में कभी नहीं थी। उसके लिए भी अभिनंदन करो, लोगों को मदद करते अभिनंदन करो। हाँ, हमने सब्सिडी दी, लोगों को हमने संभाला। आपने तो उज्ज्वला गैस में भी गरीब महिलाओं को फिर से चूल्हे में झोंक दिया, रॉकेल बंद कर दिया उज्ज्वला के नाम पर, और उज्ज्वला गैस महंगा कर दिया। आज चूल्हे में फिर से जो हमारे माताओं बहनों को ठीक है, छोक किया। ये आरोप इसका जवाब ले लूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि 2008 में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ उसे 2014 तक कंप्लीट क्यों नहीं किया जा सका? हाँ, एक विवेक जी, अच्छा सवाल आपने पूछा, मैंने इसका जवाब पहले भी दिया था, लेकिन फिर से मैं दोहरा देता हूं। 2008-9 में इसे एक रिसर्च किया गया कि हम चीतों को फिर से यहां से रिलोकेट कर सकते क्या। एक्सोटिक ब्रीड लाने के बाद ओरिजिनल हैबिटेट ब्रीड्स उसको कैसा रिस्पॉन्ड करती है, कुछ तो विलुप्त हो गई है। हमने डोडो का एग्जांपल दिया, हमने फिलीपींस में रैट का एग्जांपल है, फिलीपींस में तो पूरी चावल की पूरी फसल जो है वो निकल गई थी। तो ये इकोसिस्टम में अडॉप्टेबिलिटी की बात है, जिसका काफी सर्वे हुआ, रिसर्च हुआ, लोगों ने बात रखी, सुप्रीम कोर्ट में बात की, और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वो उसकी मंजूरी दे दी। अब ईरान से हम लाने वाले थे, लेकिन ईरान में खुद चीतों की संख्या कम हो चुकी है। तो ईरान में चीतों की संख्या कम होने की वजह से फिर नामीबिया, साउथ अफ्रीका, वहां पर छानबीन करनी पड़ी, वहां से 8 आ रहे। आज हमारे हैबिटेट में पूरी तरह से ग्रासलैंड्स को डेवलप करना होगा, इकोसिस्टम पूरी डेवलप करना होगा, तो हमें कम से कम 33 से 45 चीते जो है उनकी जरूरत लगेगी। तो ये सारा जो ब्यौरा है, जो पढ़ाई की गई, जिसके पीछे रिसर्च किया गया, जिसके पीछे सब लोग खड़े रहे, उसका वो ब्यौरा जो है उन्होंने अपने आर्टिकल के माध्यम से रखा। उन्होंने कहीं भी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। क्रेडिट क्या लेना है? देश ही हमने आजाद किया। जब ये लोग मुखबिरी कर रहे थे अंग्रेजों की, जब ये लोग आजाद हिंद सेना का विरोध कर रहे थे, जब ये लोग गांधी और कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, तब हम लोग जान दे रहे थे। ठीक है अतुल जी, हाँ ठीक है, तो क्रेडिट क्या लेना है? अतुल जी क्रेडिट क्या लेना है? ठीक है, कांग्रेस बात जो कह रही है शाहजाद, वो बात कह रही है कि 2008 में एक कमेटी बनाई जयराम रमेश ने, 2010 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वहां चीते नहीं बसाए जाएंगे, वहां लाइन बसाए जाएंगे, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी नहीं है, वहां रहने के लायक अनुकूल हालात नहीं है। उसके बाद 2020 में आदेश आया, तो वो कह रहे हैं कि उसके बाद तुम्हारी सरकार ही चलेगी। 2013 में रोक ही लग गई थी, तो फिर हम कब लाते? वो रोक इसीलिए लगी थी क्योंकि ठीक से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं कर पाए। उल्टा आज जयराम रमेश को तो दोष अपनाना चाहिए, अपना दोष स्वीकारना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ठीक से पैरवी न करवा पाने की वजह से जो पैरवी 2020 में हो पाई, वो 2013 में क्यों नहीं हो पाई? क्यों नहीं एनवायरमेंट मिनिस्टर, उस समय जयराम रमेश शायद बदल गए थे, उनके एनवायरमेंट मिनिस्टर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके एनवायरमेंट मिनिस्टर को राहुल गांधी के ऑफिस से सीधे आदेश आते थे कि कौन सी फाइल क्लियर करानी, कौन सी फाइल क्लियर नहीं करानी है। मुझे 2-3 बातें, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा, क्योंकि लाइव तस्वीरें आ रही है एससीओ मीटिंग से, सीधे तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मुलाकात कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जो तेल के ऊपर बातचीत हो सकती है, और रूस चीन की जो स्ट्रैटेजी है उससे कैसे, रूस और भारत की जो स्ट्रैटेजी है उससे कैसे भारत को फायदा हो, दोनों देशों के बीच व्यापार कैसे बढ़े, रुपए से और ज्यादा कैसे व्यापार किया जाए, क्योंकि रूस जो है वो भारत के साथ रुपए से व्यापार करेगा, डॉलर से व्यापार नहीं करेगा। और ये खबरें भी हम लगातार सुनते रहे, तो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध कैसे मजबूत किए जाएं, रणनीतिक और सामरिक संबंध कैसे मजबूत किए जाएं, इस पर चर्चा। Something that is not very good news, I know.
about your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. But the other party, the leadership of Ukraine, has claimed that they refuse to engage in negotiating process. They said that they want to achieve their objectives, as they say, on the battlefield militarily. We will keep you abreast of everything that is happening over there. We are actively working with you on the SCO platform, and our today's meeting and our today's summit is a very good testament to that. It's important that we constantly coordinate our positions in spite of the coronavirus-induced restrictions. We spoke 4 times on the phone, and our teams are in contact as well. I would like to thank you for the video address to the participants of the Eastern Economic Forum that took place in Vladivostok. I have very warm memories of my last visit to Delhi in December last year, and I would like to take this opportunity to invite you to visit Russia. We have constructive relations in economy. Our trade is growing, in particular thanks to the supplies, as per your request, additional supplies of Russian fertilizers to the Indian market. The supplies of Russian fertilizers have grown more than 8-fold. So it's not just several percent, it's more than 8-fold. I am hopeful that this is going to be a huge help to the agricultural sector of India. They will be able to provide with food all the population of the country. We are also steadily implementing projects in oil, gas, in the nuclear energy. Russia is traditionally interested in the rich history and culture of India, and that is why we suggest that we should intensify the negotiations on the visa-free tourist exchanges. We could also think about holding cross-years of Russia and India in 2024. एक्सेलेंसी, फिर से एक बार एक्सेलेंसी आपसे मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे विषयों को बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी, और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है, और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की भी बातें हुई हैं, और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं, और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है, और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर कुछ रास्ते निकालने होंगे, और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से
हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए और मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए। हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायलैटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे। विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बातचीत से ही समाधान निकाला जाना चाहिए। आज का युग युद्ध का नहीं है, शांति वार्ता पर कैसे आगे बढ़े, इस पर चर्चा की जरूरत है। यानी कि एक महत्वपूर्ण भूमिका में भारत यहां पर नजर आ रहा है। जो हालात इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच हैं, उसको लेकर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारा करते नजर आ रहे थे। और पहले से ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर भी बातचीत हो सकती है। तो डिबेट में हम लगातार बने हुए हैं। आप इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, शहजाद पूनावाला बोल रहे थे, अतुल जी के आरोपों का जवाब दे रहे थे। शहजाद जी, आपकी बारी। देखिए, मुझे लगता है कम से कम आज जो हमने वीडियो देखा है केरल से कि किस प्रकार से सब्जी विक्रेता के पैसे लूट रहे थे, छीन रहे थे, तो कम से कम गरीबों की बात आज कांग्रेस पार्टी ना करे तो बेहतर रहेगा। परंतु मैं मुद्दे पर आना चाहता हूँ। केवल सवाल चीता का नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से पूरे पर्यावरण के लिए और साथ में टिकाऊ विकास के लिए कैसे काम किया। आप देखिए, COP21 का जो टारगेट था सेट करके गए, वो 9 साल पहले हमने अचीव कर दिया। सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1900% बढ़ाई गई है। 36 करोड़ LED बल्ब हमने दिलाए हैं। क्लीन एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में आज 126 गुना बढ़त हुई है 2014 से लेकर आज तक। जो इंडिया है आज 4थे नंबर पर है क्लीन एनर्जी के नाम पर। आज अगर देखें तो विंड में 5th नंबर पर है, सोलर में 5th नंबर पर है। तो ये सारी उपलब्धि है। परंतु मेरा एक सवाल है, देखिए मुझे लगता है कि क्यों चीता से ये इनको दुख था कि नहीं आए। चीता का जो मूल जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द से आता है, चित्रका से आता है, चित्रकम से आता है, ये शब्द आता है चीता। मतलब सोचिए कि इतने वर्षों तक चीता जो शब्द ही संस्कृत से आता है वो नहीं था। और ये वही मानसिकता है। अगर आप देखेंगे कि जब भारत में गुलामी के दूसरे चिन्ह को हटाया गया तो किसने विरोध किया? औरंगजेब रोड को जब APJ अब्दुल कलाम किया गया या राजपथ को कर्तव्य पथ किया गया, उस पर एक भव्य नेताजी की मूर्ति को बनाया गया, तो किसने विरोध किया उसका? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। सरदार जी की प्रतिमा को खड़ा किया गया, इतनी ऊंची प्रतिमा को किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। तो मुझे लगता है कहीं चीता लाने का विरोध कहां कर रहे हैं? चीता लाने का विरोध नहीं, चीता लाने का विरोध नहीं किया तो लाए क्यों नहीं? 2008 से लेकर 14 तक नहीं ला पाए, उससे पहले 52 से लेकर इतने साल सरकार में रहे, 6 साल का कालखंड छोड़ दे तो उस समय क्यों नहीं ला पाए? ये इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि इनको जो भी लाना था, करना था, केवल एक परिवार के नाम पर करना था। देखिए, दूसरा उदाहरण देता हूं। इन्होंने जो भी किया, अगर इन्होंने कोई मेमोरियल बनाया तो क्या बनाया? नेहरू मेमोरियल बनाया, इंदिरा मेमोरियल बनाया। हमने बनाया तो प्रधानमंत्री के लिए, पूरे सारे देश के जो पूरे प्रधानमंत्री है सभी के लिए बनाया। तो यही सोच का अंतर है। किया तो इन्होंने केवल एक परिवार के महिमा मंडन के लिए ही काम किया। देश के लिए इतना काम किया होता तो आज बाहर बैठने की आवश्यकता नहीं होती। अतुल जी, ऐसा है कि हमारे कोई भी नेता को, नेहरू जी हो, राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, भगवान नहीं बनना था। कभी कोई विष्णु कहता है, कभी कोई छत्रपति शिवाजी महाराज से बराबरी करके उनकी उस पर एक पुस्तक लिख देते हैं कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बराबरी में। हालांकि उपचुनाव में हार गए वहां पर बीजेपी, उपचुनाव हुआ, बीजेपी हार गई वहां पर। तो ये सारी जो है ये महिमा मंडन और भगवान बनने की कोशिश हमारे किसी नेता ने नहीं की। तो व्यक्ति ने काम किया है तो व्यक्ति का नाम दिया है, लोगों ने अपने इससे दिया है और वो हुआ है, नहीं हुआ है उसका ये नहीं कहूंगा। लेकिन 2 मुद्दे आज मोदी जी वहां पर है तो जरूर 2 मुद्दे मैं उठाना चाहूंगा कि सस्ता तेल जो है वो रशिया से हमको $30 से सस्ता मिल रहा है, लेकिन लोगों को बेनिफिट पहुंचाया नहीं जा रहा है। जो टैक्स है, टैक्स पर टैक्स लगा के लोगों को महंगाई में पहुंचा रहा है। तो शहजाद भाई से विनती है कि ये थोड़ा पहुंचाया जाए। और यूक्रेन से जो बच्चे आए हैं, अभिनंदन करते हैं हम आपका कि यूक्रेन से आपने बच्चे लाए हैं, जो डॉक्टर बच्चे हैं वो आए हैं। लेकिन
उन्हें जो एब्सॉर्ब करने का यहाँ के यूनिवर्सिटी में, यहाँ के विश्वविद्यालय में उन्हें एब्सॉर्ब करने का जो वादा दिया था और जो क्रेडिट लिया गया था प्लेन में मंत्री भेज कर चढ़ चढ़कर, और जो मोदी का जयघोष किया था, जयकारा किया था, तो वो जयकारा करने के बाद आज उन बच्चों को उनका भविष्य, उनका जो आने वाला फ्यूचर है वो उसको हवा में छोड़ दिया गया। उनको देखने वाला, सुनने वाला, उनको एब्सॉर्ब करने वाला, उनके शिक्षा का कोई चिंता करने वाला आज कोई बचा नहीं है, उनको अधर में छोड़ दिया है। तो आतंकवाद की बात है, आतंकवाद जो है चाइना ने हमें बार बार रोका है, मक्की के बारे में है, अजहर के बारे में है, उन्होंने उनका वेटो इस्तेमाल किया है, एंड न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में बार बार हमें रोका है। उसके बारे में रशिया से जो है वो प्रेशर लाना और स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ पावर जो रीजन का है, वो रीजन का पावर बैलेंस जरूर करेंगे हम उनके साथ में। लेकिन अभी उन्होंने जो मुद्दे उपस्थित किए थे कि 2012-13 में क्यों नहीं हुआ, 2014 में क्यों नहीं हुआ, तो ऐसी बचकाने मुद्दे मैं भी उपस्थित कर सकता हूं। 15 में क्यों नहीं हुआ, 16 में क्यों नहीं हुआ, 17 में क्यों नहीं हुआ, 20 में ऑर्डर आया कैसे हो जाता है? 20 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया सर, पढ़ लिख कर आया करें। वही पढ़ लिख कर नहीं, मैंने बताया। अभी लोग हंसेंगे आपको। आपकी जो मोहब्बत है ना गांधी फैमिली से, पूरे दुनिया को मालूम है पहले क्या था और अब क्या है। और जो जहर आप लेकर आते हो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, वो जहर पूरी दुनिया, जब से आप भाजपा में गए सब देख रहे, तो उसे आप करते रहिए। हमने बहुत जहर पचाया। नीलकंठ है हमारा नेता, नीलकंठ क्यों कहते हैं शंकर जी को पता है ना? आपके जैसे असुर लोगों ने जो जहर दिया था अतुल जी, शंकर जी को, वो जहर पिया था अमृत मंथन में, इसलिए वो नीलकंठ कहते थे। तो हमारा नेता नीलकंठ है, जितना जहर अतुल जी, आप। ठीक है अतुल जी, एक पॉइंट बहुत जरूरी, मैं बोलूंगा, ये जो नीलकंठ राहुल गांधी ने बोला था शिव जी ने संसार निकल लिया था। एक सेकंड, मैं अतुल जी, ये तो उनके नीलकंठ जो अतुल जी कह रहे हैं उनकी जानकारी है। ठीक है अतुल जी, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई भगवान बता देता है, कोई महाराणा प्रताप बता देता है, और अभी आप अपने नेता को नीलकंठ बता रहे हैं, तो फिर फर्क तो रहे नहीं कि अभी आप आलोचना कर रहे थे, फिर वही काम खुद आप कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था। नहीं, आपने अपने हिसाब से परिभाषित किया, मैंने क्या कहना चाहता था आप बताओ। जिस तरह का जहर दिया गया नीलकंठ क्यों कहते हैं शंकर जी को? क्योंकि उन्होंने अभी तो अपने नेता को भगवान ही कह रहे हैं ना, कहने का मतलब वही है। सुनो, नहीं, देखो, पद चिन्ह पे चलना, उस तरह से बिहेव करना और वैसा होना, उसमें अंतर है। मैंने वैसा होना नहीं कहा था। नीलकंठ यानी जो अमृत मंथन से जहर निकला था, वो सारा जहर शंकर जी ने पी लिया था। तो ये जहर जो दे रहे देखिए, संसार में अतुल जी, जहां तक मेरी जानकारी है, संसार में नीलकंठ सिर्फ एक ही है। सुनिए ना, नीलकंठ होना क्यों हुए? जहर पिया उन्होंने, तो ये जहर जो है हम रोज पीते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। आपको जितनी बद्दुआई करनी है, जितनी गाली देना है, जितनी गलोच देना है, आपकी संस्कृति दर्शाती है। व्यक्ति विशेष के लिए आप हर बार करते हो, आप करते रहो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बात, नहीं, अब मेरी बारी है, आपका शो भी समाप्त हो जाएगा। देखिए विवेक, जल्दी से हुआ नहीं है, जल्दी अतुल जी, संक्षेप में। 70 साल हो गया आपका। ये बचकानी हरकत नहीं, संक्षेप में पूरा क्यों नहीं हुआ? 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसकी स्टडी हुई, एक्लेमेटाइजेशन की स्टडी होती है। एक्सोटिक ब्रीड के बारे में बताने के बाद भी, हमारे मराठी में कहते हैं, उनको मराठी समझती है, रात्र भर वाचली गीता सकाळचा गोंधळ भरा होता, तो गधों के सामने क्या बात कर रहा है, ऐसा सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये जो बात है कि बच्चा पैदा होते बराबर ग्रेजुएट हो जाना चाहिए, ये जो सोच है, ये सोच गलत है। 70 साल में हमने सबने प्रयास किए, हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी उसका जो है क्रेडिट दिया है। लेकिन कुछ लोग एक है कि करते कुछ नहीं है, लेकिन क्रेडिट सारी चीज का होना। लो ना, नोटबंदी का क्रेडिट लो। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है अतुल जी, ये रिपीट हो रहा है। बच्चा पैदा होते ही, अतुल जी ठीक है, आ रहा हूं, चाइना के अंडर चले गए। ठीक है अतुल जी, आ रहा हूं, चाइना के अंडर चले गए, हमारा ठीक है अतुल जी, उसका भी क्रेडिट लो। हाँ ठीक है अतुल जी, अभी ये दोबारा फैक्ट दोबारा हो रहा है। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि इनका तो बच्चा 55 साल का हो गया, फिर भी ग्रेजुएट नहीं हो रहा है, पॉलिटिक्स में फेल ही होता जा रहा है, फिर भी उसको नेता बनाना है, बनाओ नेता, हम कहाँ मना कर रहे हैं। पर देखिए, 2-3 बातें कहते हैं। पहले अतुल जी ने कहा, अरे भाई देखिए, आप कौन बीच में बोल रहा है? अतुल जी अपने ही कानूनों का उल्लंघन करने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, खुद ही कानून बनाएंगे, फिर उसी का उल्लंघन करेंगे, पर्सनल भी होगा। ठीक है अतुल जी, ऐसा है, देखिए मुझे एक बात बताइए, बार बार जब सेंट्रल एक्साइज काटेगी पेट्रोल की और डीजल की, तो कौन सा एक राज्य था जिसने सबसे ज्यादा वैट लगाया? आज भी अतुल जी, आप तो महाराष्ट्र में बैठे होंगे शायद, वहां पे आपको पता होगा कि इंटरनेशनल लिकर पर तो काट दिया था वैट आपने, परंतु पेट्रोल डीजल पर नहीं काटा था। वो हमने ही किया आके सरकार में। और राजस्थान में 108 रुपए का 1 लीटर है पेट्रोल का, यही उत्तर प्रदेश में 95-96 रुपए का है। सुबह आ जाएंगे, मेरी बात हो जाने दीजिए ना, वो इतने आरोप लगा रहे हैं, मेरी बारी आती है, बीच में बोल देते हैं, वरना वो बीच में बोलते हैं। दूसरी बात देखिए, उन्होंने कहा कि
विष पी पीकर हमारे नेता जो है वो नीलकंठ बन गए। देखिए ये तो नीलकंठ विष ही पी रहे हैं, ये जॉर्ज ने भी उनके सामने विष उगला था, तो ये विष का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भारत माता के खिलाफ भी विष उगला था, हिंदुओं के खिलाफ भी विष उगला था, परंतु जॉर्ज के खिलाफ एक बात नहीं बोल पाए। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि आप जिसको बता रहे, ये तो एक इन्होंने नीलकंठ बोला है, पवन खेड़ा ने बोला था कि जॉर्ज के साथ जो उनका संवाद चल रहा था वो दरअसल भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल का संवाद था। तो कोई भगवान बुद्ध की तुलना कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये नीलकंठ है। उनके नाना पटोले ने कहा कि श्री राम की तरह ये भारत को एक सूत्र में बांध रहे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर ये सारी बातें हैं तो जब जॉर्ज द पादरी इतनी बातें बोल रहा था भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, तो आज तक उसका खंडन तो किया नहीं इन लोगों ने। तीसरी बात देखिए, ये वही लोग हैं, आज यूक्रेन रशिया की भी उन्होंने बात कर ली। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके ही नेता कांग्रेस के बोल रहे थे कि यूक्रेन के साथ खड़े हो जाइए और रशिया के खिलाफ वोट कर दीजिए यूनाइटेड नेशंस में, ये कह रहे थे जब हमने एब्सटेन किया था। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अपने नेताओं का खंडन करो जिन्होंने कहा था कि यूक्रेन को वोट दे दीजिए और रशिया के खिलाफ वोट कर दीजिए, और हम लोगों को फिर तेल कैसे मांगते सस्ता, कैसे से सस्ता तेल मिलता फिर। तो मैं इनसे यही कह रहा हूं कि आज जो है, चाहे विषय चीता का हो, चाहे विषय एससीओ का हो, चाहे विषय रफाल का हो, चाहे विषय जीएसटी का हो, जिन बातों को कांग्रेस एक समय पर करती थी उन्हीं बातों पर कांग्रेस केवल विरोध के लिए विरोध करना आज उसका चरित्र बन चुका है। और इसीलिए चीता तो वापस आ गए, कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है, गोवा से भी विलुप्त हो गई है, गोवा से भी विलुप्त हो रही है। नहीं, लेकिन वो बात कह रहे हैं कि 2020 तक तो मामला सुप्रीम कोर्ट में था। अरे भाई वो सुप्रीम कोर्ट में था, पर 2013 से 20 तक का 7 साल का ब्लॉकेज था ना, तो फिर कैसे आते? 2004 में था क्या ब्लॉकेज? 2005 में था ब्लॉकेज। ठीक है अतुल जी, 1975 में ब्लॉकेज था, 1984 में ब्लॉकेज था। ब्लॉकेज नहीं था, ब्लॉकेज इनकी मंशा में थी, और इनकी मंशा में ब्लॉकेज था, इसीलिए ओआरओपी नहीं ला पाए, नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं ला पाए, जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो नहीं ला पाए। इसीलिए कभी एक हम लोग देखिए, इतनी विडंबना की बात है कि हम मिसाइल तो बना रहे थे, परंतु इंडिजीनियस हम लोग जो है मशीन गन नहीं बना पा रहे थे। आज AK-107 की राइफल बन रही है हमारे यहाँ, असॉल्ट राइफल। ठीक है अतुल जी, मौजूदा सरकार लेकर आ रही, तारीफ तो बनती है, तारीफ वाली बात तो है कि इतना बड़ा एनवायरमेंट तैयार किया, फिर वहां पर उस तरह की स्थितियां, उस तरह के हालात बनाए गए, और अब चीते भी आ रहे हैं और आगे बढ़ भी जाएंगे। देखिए ये ओछी बातें जो है ना, ओछी बातें करना शहजाद की फितरत रही है, मैं देख रहा हूं। अगर मैं डिग्री निकालने जाऊं ना, तो स्मृति ईरानी से लेकर अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी जी के, जो एक इकलौते इंसान है किसी विश्वविद्यालय में जो कोर्स नहीं उसकी डिग्री उनके पास है। और जब फॉन्ट नहीं था कंप्यूटर का 1978 में, तब का फॉन्ट लेके ये डिग्री लोगों को दिखाई थी। ठीक है, बोले नहीं जा आप आरोपों पर जवाब दे। काम कीजिए, आप सोनिया गांधी जी की डिग्री बता दीजिए ना देश को, सोनिया गांधी की डिग्री दिखा दीजिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की डिग्री बता दो आप। ये कोई विषय है जिस विषय पे बोला है, आंकड़े दिए हैं, फैक्ट्स दिए हैं, आपके पास आंकड़े और फैक्ट्स नहीं है, कंगाली है। सुनो ना, कंगाली किसके पास है, जनता डिसाइड करेगी, मैं बोल रहा हूँ। अरे इतनी कंगाली है, सब्जी विक्रेता के पैसे लूट रहे हो आप, इतनी तो कंगाली आ चुकी है। देखो इतने बोखला गए, पहनो ना 40,000 का शर्ट, कभी टी शर्ट निकालेंगे, अपना नहीं बताएंगे। आज वो देवेंद्र फडणवीस जी रशिया में एक अमेरिकन ब्रांड का टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, जैकेट पहन के घूम रहे थे। तो चलो मैं सब्जी विक्रेता से पैसे लेकर नहीं बन लिए ना टी शर्ट हमने। सुनो सब्जी विक्रेता के पैसे लूट के नहीं बनाए टी शर्ट हमारे। आप जो बात कर रहे थे तो मैं शांति से सुन रहा था, आपकी शांति हम देख रहे थे। अभी डर लगता है ना, डर लगता है सच सामने आता है। आपको डरा रहे हैं या डर रहे हैं? डर लगता है नहीं, आपको डरा रहे हैं या डर रहे हैं? सच्चाई से वो डरता है जो झूठा होता है। मैं झूठा नहीं हूं, मैं जो फैक्ट रखता हूं और फैक्ट पे बात करता हूं। सियासत में ये बहस लगातार जारी रहेगी। अतुल जी और शहजादी दोनों से मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत सीमित था, लेकिन हर्ष की बात यह है कि 70 साल पुराना ये सपना, अतुल जी मेरे पास माफी चाहूंगा, वक्त मेरे पास इतना ही था। हकीकत यह है कि 70 साल पुराना ये सपना पूरा होने जा रहा है। कल कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते पहुंच जाएंगे जो रवाना हो चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ी खुशी का विषय पूरे देश के लिए है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।